नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम आरओ के कुछ जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शन नंबर पहला आपका दिया गया भाग सेकंड नागरिकता। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया भाग फोर्थ राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया भाग फोर्थ ए मूलभूत कर्तव्य। और ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा दिया गया भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब बात कर लेते हैं इसमें जो क्या है, आपको जो चूज करना है कौन सा युग्म असत्य है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका क्या है, असत्य है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भागों में 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान जो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, और जब ये लागू हुआ था तब इसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है और 243 से 243 ओ तक के अनुच्छेद हैं। और यह अनुच्छेद 243 से 243 ओ के तहत पंचायतों के संविधान, स्थापना, प्रबंधन, शक्तियां, कार्य और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। अब जान लेते हैं कुछ और फैक्ट। जो भाग सेकंड है ये क्या है, नागरिकता से संबंधित है और जो अनुच्छेद है वो क्या है, 5 से 11 है। और जो भाग आपका क्या है, फोर्थ, इसमें दिया गया राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत। और जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक है। और जो आपका भाग फोर्थ ए है इसमें मूलभूत कर्तव्य हैं। जो अनुच्छेद है आपका क्या है, 51 ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया गया अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया अनुच्छेद 15 शोषण के खिलाफ अधिकार। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया अनुच्छेद 16 रोजगार में समान अवसर का अधिकार। और जो ऑप्शन फोर्थ आपका दिया गया अनुच्छेद 17 उपाधियों का उन्मूलन। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या कौन सा गलत सुमेलित है, ठीक है ना। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन पहला दिया गया केवल 1 2 3, ऑप्शन दूसरा दिया गया केवल 2 3 4, ऑप्शन थर्ड दिया गया केवल 1 3 4, और जो चौथा दिया गया है केवल 1 2 4। अब जो इसमें जो गलत सुमेलित हैं वो क्या है, ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा दिया गया है केवल 1 2 4, ये आपके क्या हैं, गलत हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। जो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो लोगों के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को समायोजित करता है जो न्यायोचित प्रतिबंधों के अधीन उचित है। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार। जो आपके मौलिक अधिकार 6 हैं। जो आपका पहला है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 है। और जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। जो तीसरा है आपका मौलिक अधिकार शोषण के खिलाफ अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 है। और जो चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। जो पांचवा है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और जो आपका छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार के अधिकार, अनुच्छेद ये क्या है 32। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं इम्पोर्टेंट। जो अनुच्छेद 14 है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून से पहले या भारत के क्षेत्र के भीतर धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। और जो अनुच्छेद 15 है, राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो अनुच्छेद 16 है, राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या
नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। जो अनुच्छेद आपका 17 है, ये क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन है। जो अनुच्छेद 18 है, ये क्या है? सैन्य और अकादमिक शीर्षकों को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान में अनुसूचियों और उनके विषय के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है? ठीक है ना। तो एक तरफ क्या दिया गया आपका? अनुसूची, और दूसरी तरफ दिए गए भाषा। जो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें 8वीं अनुसूची, अब विषय दिया गया भाषाएं। और जो दूसरा दिया गया है ऑप्शन आपका दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। तीसरे ऑप्शन में आपका दिया गया है चौथी अनुसूची राज्य परिषद में स्थानों का आवंटन। और जो चौथा ऑप्शन में दिया गया 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंध। अब बात कर लें इसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, दूसरा दिया गया 1 और 2, और जो तीसरा आपका दिया गया 1 और 4, जो चौथा ऑप्शन आपका दिया गया केवल 2। अब इसमें आपको जो ढूंढना है क्या, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, केवल जो दूसरा है आपका क्या है, सही मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये आपका सही मैच नहीं कर रहा है। अब इसमें फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब और इसमें और फैक्ट जान लेते हैं। जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाएं शामिल हैं। सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था, जबकि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 के 71वां संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। अब बात कर लेते हैं चौथी अनुसूची। प्रति राज्यों या संघी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए है। और जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल के आधार पर सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। इसे दल बदल विरोध कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह 1985 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र NCAMV किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया भावनगर, ऑप्शन सेकंड दिया गया जामनगर, ऑप्शन थर्ड दिया गया मुंबई, और जो ऑप्शन फोर्थ है दिया गया पुदुचेरी। अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जामनगर। अब इसमें भी क्या फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो इसका उद्देश्य था तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की रक्षा करना। जामनगर कच्छ की खाड़ी में भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के करीब है। यह परियोजना रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी का हिस्सा है। यह केंद्र गुजरात इकोलॉजी कमीशन द्वारा राज्य में प्रबंधित होने के लिए सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट के माध्यम से विश्व बैंक सहायता के साथ मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एक एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का हिस्सा है। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण का लक्ष्य है, जो भारत के तट के आसपास स्थित है, ताकि तट पर बेहतर समुद्री जैव विविधता हो सके। अब कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जो गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो आपका हो गया गिर, दूसरा हो गया ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, और जो तीसरा हो गया आपका क्या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खबरों में अक्सर देखे जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था?
ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है 1999, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है 2010, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका दिया गया है 2014, और जो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका दिया गया है 2017। अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की। जो इसका सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा 2010। अब इसमें भी फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी है। 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A और सही शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। इस लेख के प्रभाव में आने के बाद भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चे के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। यह संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम है। अब इसमें कुछ पॉइंट जान लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है 74.04% है, और जो मौलिक अधिकार है इस संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, और जो भाग 3 में अनुच्छेद हैं वो आपके 12 से 35 शामिल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर दूसरा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन थर्ड दिया गया है रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर की नियुक्ति, और जो ऑप्शन फोर्थ है देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लागू करना। जो इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। राज्यों में मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब और भी पॉइंट जान लेते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। यह अनुच्छेद 352 के तहत देश के किसी भी हिस्से में आपात स्थिति लगा सकता है। भारत के राष्ट्रपति सैनिकों के सरकार और सर्वोच्च कमांडर के प्रमुख होते हैं। इनकी शक्तियों को अक्सर कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियों जैसे आपातकालीन शक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब कुछ और भी फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 54 है ये चुनाव से संबंधित है। जो अनुच्छेद 61 है ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। जो अनुच्छेद 72 है इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति से ये संबंधित है अनुच्छेद। और जो संसद है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से बनती है। और जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं वो आपके क्या हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला है? ऑप्शन पहला आपका दिया गया ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन दूसरा दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन थर्ड दिया गया आयरिश संविधान, और जो ऑप्शन फोर्थ दिया गया अमेरिकी संविधान। जिसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड भारत सरकार अधिनियम। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। 1935 के अधिनियम ने एक संघ को निर्दिष्ट किया, भारतीय राज्यों को इसकी इकाइयों और प्रांतों के रूप में लिया। अधिनियम ने प्रांतों और केंद्रों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया। केंद्र का कार्यकारी अधिकार गवर्नर जनरल के अधीन तय किया गया था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानसभा और राज्यसभा की परिषद से मिलकर केंद्रीय विधान द्विसदनीय था। 6 प्रांतों में विधानमंडल द्विसदनीय है।
अन्य प्रांतों में विधानमंडल एक सदनी था। डोमिनियन स्टेट, जिसे 1929 में साइमन कमीशन द्वारा आश्वासन दिया गया था, प्रदत्त नहीं किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन पहला दिया गया आपका वित्त आयोग, ऑप्शन सेकंड दिया गया राज्य मानव अधिकार आयोग, और जो ऑप्शन थर्ड दिया गया संघ सेवा लोक आयोग, और जो ऑप्शन फोर्थ दिया गया निर्वाचन आयोग। अब बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या, सेकंड, राज्य मानव अधिकार आयोग। अब इसमें भी क्या फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो राज्य मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। अध्यक्ष को उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक सदस्य होना चाहिए। जो राज्य में जिला न्यायाधीश के लिए उच्च न्यायालय में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, जिसमें जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव हो और मानव अधिकारों के संबंध में व्यवहारिक अनुभव का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो। अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। आयोग को किसी भी मामले में 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है जिस पर मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अधिनियम के लिए प्रतिबद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्र राज्य संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका ऑप्शन दिया गया, केंद्र द्वारा बनाई गई केंद्र और निगमों की संपत्ति राज्य या स्थानीय कराधान से प्रतिरक्षा है। और जो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है, केंद्र किसी राज्य की संपत्ति और आय पर कर लगा सकता है जबकि वाणिज्यिक परिचालन पर कर नहीं लगाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो ऑप्शन आपका पहला दिया गया केवल एक, ऑप्शन दूसरा दिया गया केवल दूसरा, और जो ऑप्शन तीसरा दिया गया है 1 और 2 दोनों। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 और दोनों। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। किसी भी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से प्रतिरक्षा का नियम है और उसके कुछ प्रावधान दिए गए प्रावधान हैं। जैसे पहला आपका, केंद्र की संपत्ति को किसी राज्य या नगर पालिका आदि जैसे किसी भी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट दी गई है। संसद को इस प्रतिबंध को हटाने का अधिकार है। निगमों या केंद्र द्वारा बनाई गई कंपनियां कराधान से प्रतिरक्षा नहीं करती हैं क्योंकि ये अलग अलग कानूनी संस्थाएं हैं। और पॉइंट बात कर लेते हैं, यदि संसद ऐसा प्रदान करती है तो केंद्र किसी राज्य के वाणिज्यिक संचालन पर कर लगा सकता है। राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से मुक्त नहीं किया गया है। अब एडिशनल कुछ फैक्ट जान लेते हैं। केंद्र किसी राज्य द्वारा आयात या निर्यात किए गए माल पर सीमा शुल्क लगा सकता है या किसी राज्य द्वारा उत्पादित या निर्मित माल पर उत्पाद शुल्क लगा सकता है। अब बात कर लेते हैं कर राजस्व का वितरण। केंद्र द्वारा लगाए गए कर लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित आय उस राज्य को सौंपे जाते हैं और भारत के समेकित कोष का हिस्सा नहीं बनते हैं। केंद्र द्वारा लगाया और वसूला जाने वाला कर
लेकिन राज्यों द्वारा विनियोजित उन्हें संसद द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार संबंधित राज्यों को सौंप दिया जाता है। अधिभार विशेष रूप से केंद्र पर जाए, राज्य द्वारा लगाए और वसूले और बनाए गए कर विशेष रूप से राज्य में जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संसद में किस विधेयक के पेश होने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है? ऑप्शन नंबर पहला दिया गया किसी राज्य का नाम बदलने का विधेयक। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया किसी राज्य की सीमा को बदलने के लिए विधेयक। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है समवर्ती सूची में एक विषय पर विधेयक। और जो ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया है धन विधेयक। बात कर लें इसके आंसर की। जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो क्या है आपका सही है, धन विधेयक। अब इसमें भी क्या है फैक्ट जान लेते हैं, विधेयक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। विधेयक वह प्रारूपी कानून है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद कानून बन जाता है। धन विधेयक ये आपका अनुच्छेद 110 है। कराधान और संघ के व्यय से है। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। इसे अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है। 14 दिनों के भीतर बिल वापस करना होता है। अब समवर्ती सूची के किसी विषय पर विधेयक ये आपका अनुच्छेद 246 में आता है। संघ और राज्य सरकार दोनों द्वारा विचार की जाने वाली शक्ति शामिल है। इसके अंतर्गत समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधायिका द्वारा एक कानून बनाया जाता है जिसमें संसद द्वारा बनाए गए पहले के कानून के योग्य प्रावधान नहीं होते हैं। तो ऐसे राज्य के विधायिका द्वारा बनाए गए कानून यदि यह आरक्षित है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए और अगर इसे उनकी मंजूरी मिल जाती है तो यह राज्य में प्रबल हो जाता है। किसी राज्य का नाम और सीमा बदलने की प्रक्रिया ये अनुच्छेद 3 में है। राज्य द्वारा ही शुरू की जा सकती है। संसद के पास एक राज्य का नाम बदलने की शक्ति होती है, भले ही ऐसा प्रस्ताव संबंधित राज्य से नहीं आता है। बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट की। जो साधारण विधेयक है ये विधेयक वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित होता है। धन विधेयक ये विधेयक वित्तीय मामलों से जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित होता है। वित्त विधेयक ये विधेयक उन वित्तीय मामलों से संबंधित है जो धन विधेयक में शामिल नहीं है। अब बात कर लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ये संविधान के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला दिया गया केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया है आपका राष्ट्रपति। बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, राष्ट्रपति। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 214 से 231 भारत में उच्च न्यायालयों के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। जो अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को किसी एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला आपका दिया गया 18 अक्टूबर 2010। और जो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया 20 अगस्त 2014। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका दिया गया है 4 जनवरी 2012। और जो ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया है 17 मार्च 2011। अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की। जो इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो कि आपका दिया गया है
18 अक्टूबर 2010। अब इसमें भी क्या फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम है 2010 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान को संभालने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्माण में सक्षम बनाता है। यह भारत के अनुच्छेद 21 के संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरणा लेता है, जो भारत के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण का अधिकार देता है। एनजीटी की बैठकों के 5 स्थानों पर स्थापित करने का प्रावधान है और खुद को और अधिक सुलभ बनाने के लिए सर्किट प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। नई दिल्ली अधिकरण की बैठक का प्रमुख स्थान है और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई अधिकरण की बैठक का अन्य स्थान है। अब बात कर लेते हैं एनजीटी की संरचना की। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में है। प्रत्येक खंड में एक क्षेत्र में निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्राधिकार है। एनजीटी के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो आपके एनजीटी की प्रत्येक पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।